हेलो दोस्तों। सेगमेंट वन का ये अपना आज लास्ट लेक्चर है और लास्ट इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने देखे थे कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा की थी, तो आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और फोर और फाइव न्यूमेरिकल्स जो अपने रह गए थे प्रीवियस ईयर्स के उनको कंप्लीट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में बता देता हूँ। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने लास्ट लेक्चर में कराए हैं या फिर मैं जो आज कराने वाला हूँ, इसके अंदर कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। सिंपल फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। और आज भी जो न्यूमेरिकल में कराऊंगा उनमें भी आपके सिंपल कंसेप्ट लगेगा। आपको बस उस क्वेश्चन के रूट को पकड़ना है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। और अब तो वैसे भी गेट ने अपना खुद का कैलसी दिया हुआ है, तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं डालता है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस करनी हो। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो अभी तक तो आपने देखा हो, नोट किया हो, तो न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही पूछे गए हैं। तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, सिंपल नेटवर्क सिस्टम को यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका था वो था सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए फोर बस सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सारी डिटेल उसने सिस्टम की दे दी है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इस सोन बिलो branch E1, E2, E3 and E4 have equal impedance. Have equal impedance. The load current values, the load current values indicated in the figure, indicated in the figure are in per unit, are in per unit. देखिए क्या है इसमें, आपको एक फिगर दिया हुआ है। अभी सिस्टम को जैसे ही आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिस्टम है जो रिंग टाइप सिस्टम गिवन है आपको। और रिंग में भी क्या है, सिंगल सोर्स फीडेड है, एक तरफ सोर्स लगा हुआ है, बाकी पूरा सिस्टम रिंग टाइप में कनेक्टेड है। E1, E2, E3 एंड E4 क्या है, ये सब ब्रांच हैं। उसके अलावा क्या गिवन है यहाँ पे, सब ब्रांच से जो करंट जा रहा है वो पर यूनिट फॉर्म में आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है 1 + I/0, ये है आपका 2 + I/0 और ये है 5 + I/0। ये सभी इसकी ब्रांच हो गई है। उसके अलावा इसने क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि फोर बस सिस्टम हो गया, ये ब्रांच दे दिया और यहाँ पे लोड करंट बता दिया इन द पर यूनिट फॉर्म। अब आगे क्या बात कर रहा है, एक और इसमें पॉइंट इसने बोला है कि हैव इक्वल इम्पीडेंस। तो इक्वल इम्पीडेंस का मतलब है, मैं सपोज इसका इम्पीडेंस आर, यानी कि मैं इसको रजिस्टिव मान लेता हूँ और इसका सबका इम्पीडेंस सपोज कर लेता हूँ कि सेम है, तो आर आर माना जा सकता है। तो मैंने सबका क्या लिख दिया, आर कर दिया। ठीक है। करंट भी आपका देखोगे तो आप किस फॉर्म में है, सब में आपको 5 + I/0, 2 + I/0, 1 + I/0 की फॉर्म में गिवन है। ये आपको इसने अभी दिया है। पूछा क्या है, पूछ ये रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या होती है, जैसे हर इलाके में, जैसे अगर हम बात करें स्टेट वाइज बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें तो JVVNL है, AVVNL है, JDVVNL है। उसी तरह से अगर आप यूपी में जाओगे तो यूपी का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्कॉम है वहाँ पर। हरियाणा में अपने डिस्कॉम है, MP में डिस्कॉम है। तो इसी तरह से जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कंपनीज पॉलिसी रिक्वायर्स रेडियल सिस्टम, requires radial system operating with minimum loss, operating with minimum loss. This can be achieved by, this can be achieved by opening of the branch, opening of the branch. ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, E1, E2, E3 एंड E4। ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है, बस आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है। ये सिस्टम था। सिस्टम कैसा था, सिस्टम था आपका
इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं रिंग टाइप सिस्टम है। इस सिस्टम में उसने क्या हेरा फेरी की, यहाँ पे उसने इस सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की पॉलिसी बता करके ये बोल रहा है कि हमें इसे रेडियल सिस्टम में तब्दील करना है। तो रेडियल सिस्टम में कब सिस्टम तब्दील होगा, जब हम इनमें से किसी भी ब्रांच को हटा देते हैं, या तो इवन को हटा दें तो भी ये क्या बन जाएगा, रेडियल सिस्टम बन जाएगा। मैं आपको शो करके बताता हूँ, इवन को हटाएंगे तो रेडियल कैसे होगा। ये सपोज हमने इवन को हटा दिया है, तो अब ये क्या बन गया, एक रेडियल सिस्टम बन गया है। सप्लाई एक एंड पे है और इस तरह से ये क्या बन गया, रेडियल सिस्टम बन गया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेडियल सिस्टम बोल रहे हैं। तो E1 E2 E3 E4 आपके हो गए सारे ब्रांच। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सी ब्रांच को हम हटाएं कि लॉस मिनिमम हो, कौन सी ब्रांच को हम हटाएं कि क्या हो, लॉस मिनिमम हो, ओपनिंग विद मिनिमम लॉस। तो अब हमें वन बाय वन चेक करना है, चेक करने वाला क्वेश्चन है, सिंपली ऑप्शंस को चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब आपको वन बाई वन हम पुट करेंगे। ऑप्शंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट, अगर आपने E1 ब्रांच को हटाया, सेकंड ऑप्शन है आपका E2 ब्रांच को हटाया, थर्ड ऑप्शन आपने E3 ब्रांच को हटाया, और फोर्थ ऑप्शन है आपने E4 ब्रांच को हटाया। तो जैसे जैसे जिस ब्रांच को आपने हटाया उस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि किस में कितना लॉस हो रहा है। तो पहले हम एक लेकर के चलते हैं, E1 को हटाने पे क्या पॉलिसी आती है। देखिए, सपोज आपने हटाया E1 को, तो E1 को जब आप हटाते हो तो अब हम E1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको हटा देते हैं। ये अब सपोज आपके पास ये ब्रांच है ही नहीं, ठीक है। अगर आपके पास E1 ब्रांच नहीं है तो अब आपका किस तरह से लोड होगा, E2 E4 E3 के थ्रू होगा। तो टोटल अगर हम पावर लॉस निकालें तो कितना आएगा, सपोज यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, 5 2 7 और 1 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I² R लॉस होता है। तो E1 ब्रांच को हटा देंगे तो आपका लॉस कितना होगा, 8² R। पहले हमने दिखाया दिखाया इस वाली ब्रांच में कितना पावर लॉस हो रहा है। अब इस वाली ब्रांच में पावर लॉस बताने के लिए क्या करना होगा, इसके रेजिस्टेंस को हम लिख देंगे और उससे मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर टोटल कितना जा रहा था 5 2 7 1 8, 8 में से 5 यहाँ पे पास हो चुका है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3² R प्लस। अब हम देखेंगे E3 ब्रांच में कितना ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पे 5 यहाँ चला गया है, 2 यहाँ चला गया है, तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1² R। तो कितना हो गया टोटल, 64 9 और 1 यानी कि 10 74R। तो ये हमने देखा किसके लिए, E1 के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं E2 की, अब हम क्या करेंगे, E2 की बात करेंगे। तो E2 की बात में क्या करेंगे, हम इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अगेन, और E2 को हम हटा देते हैं यहाँ से। ये आपकी E2 ब्रांच हमने यहाँ पे हटा दी है। अब ये किस तरह का सिस्टम है, अभी भी रेडियल है। अब इसमें कितना लॉस होगा अगर मैं E2 को हटा रहा हूँ, तो अब E2 को हटाने वाला लॉस है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, E2 को हटाने वाला लॉस। अब देखते हैं पहले यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, टोटल 1 2 3 और 5 8। तो यहाँ पे भी पहली टर्म क्या आएगी, 8² R प्लस। सेकेंड टर्म क्या आएगी, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा इस वाली लाइन में, तो इस वाली लाइन में कितना करंट फ्लो करेगा, 8 में से 1 जा चुका है तो कितना बचेगा 7 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7²R। तो 7² R हो गया प्लस। अब इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, 7 में से 2 और गया तो 5 बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5²R। टोटल कितना हो गया 64 49 और 25, ये कितना आ जाएगा 138R। ये हो गया सेकंड ब्रांच को हटाने पे। इसी तरह से सपोज हम हटाते हैं थर्ड ब्रांच को, तो उससे क्या लॉस आएगा। इसी तरह से हम हटाएंगे फोर्थ ब्रांच को, तो उससे क्या लॉस आएगा। तो ये मैंने आपको दो करके बता दिए हैं। अब आप E1 E2 E3 E4 का यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। E1 का तो हमने देखा है कितना आएगा, 8² R प्लस 3² R प्लस R इज इक्वल टू कितना हो गया 74R। ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा कितना आया 8² R प्लस 7² R प्लस आया 5² R। तो ये हो गया आपका 138R। नेक्स्ट है आपका R प्लस 7² R प्लस 2² R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54R। नेक्स्ट आपका आएगा, अगर आप E4 को हटाते हो तो क्या आएगा 3² R प्लस 2² R प्लस 5²R। इन दोनों का आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने A और B ऑप्शन बताया वैसे ही ये आएगा आपका 38R। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, पावर लॉस कितना हो रहा है अगर हम इन ब्रांचेज को हटाते हैं। E1 को हटाते हैं तो इतना, E2 को हटाते हैं तो इतना, E3 को हटाते हैं तो इतना, और E4 को हटाते हैं तो इतना। तो सबसे कम किस में है 38R है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा D। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, पर कैलकुलेशंस बहुत इजी थी और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं करने थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उनमें इंसुलेटर का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, एक सिस्टम है 3 फेस 50 हर्ट्ज 11 kV। इसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू। ठीक है, 3 फेस सिस्टम 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी 11 kV, E1 E2 की वैल्यूज ये आपसे पूछ रहा है। ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं जो आपके यहाँ लगे हुए हैं। E1 E2 क्या है बेसिकली, हम जैसे E1 E2 यहाँ पे इसने न्यूमेरिकल में बोले हैं, हमने हमारी थ्योरी के अंदर इनको V1 V2 V3 V4 बोला था इंसुलेटर रिंग के अंदर। अब इसने एक फिगर बनाया है बहुत सिंपल सा। ये इंसुलेटर रिंग्स का यहाँ पे इसने आपको क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। और ये आपका क्या है, ये तो है इंसुलेटर का कैपेसिटेंस, और ये है आपका अर्थ कैपेसिटेंस जो था, मेटल टू अर्थ कैपेसिटेंस जो था। इसकी वैल्यू दी है इसने C, इसकी दी है इसने 5C, और इसकी भी कितनी है 5C। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, यहाँ पे होने वाली वोल्टेज E2 पूछ रहा है, और यहाँ पे होने वाली वोल्टेज E1 पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, फेस वायर कनेक्टेड है, कंडक्टर हम इसको बोल सकते हैं। तो फिगर आपको समझ में आ गया। अब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे तो आपको ना तो आपको बैलेंसिंग करनी है ना स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है, आपको तो E1 E2 निकालना है। तो जो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, जो हमने थ्योरी के अंदर भी यूज़ लिया था, कि जो भी नोड आपको दिख रहा है उस नोड पे आप एक बार करंट इक्वेशन लिख दीजिए, यानी कि KCL लगा दीजिए, यानी कि नोड इक्वेशन लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से करंट सपोज कर लीजिए कितना जा रहा है I1, तो यहाँ कितना जाएगा I2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल I2, ऐसे ही लिखते थे। अब इस पे नोड पे इक्वेशन लिख देते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2। अब I1 करंट क्या होगा, आयोटा ओमेगा 5C मल्टीप्लाई बाई E1, यही होगा। और I2 करंट क्या हो जाएगा, I2 करंट यहाँ पे होगा आपका आयोटा ओमेगा अगेन 5C मल्टीप्लाई बाई E2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा स्मॉल I2, स्मॉल I2 क्या है, इस वाले कैपेसिटेंस में जाएगा जो, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा C मल्टीप्लाई बाई आयोटा ओमेगा C मल्टीप्लाई बाई E2। ठीक है, तो E1 E2 E2 यहाँ पे हो गए। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं आयोटा ओमेगा C को, तो क्या बचेगा 5E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 5E2 प्लस क्या बचेगा E2, तो कितने हो जाएंगे 6E2। तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, 5E1 इज इक्वल टू 6E2। अब जब भी आपके पास दो अननोन वेरिएबल हैं, क्या है, दो अननोन वेरिएबल, इनकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपके पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, 2 इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशंस हम कौन सी यूज़ करेंगे, एक इक्वेशन तो आपकी हो गई ये, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, टोटल कितनी सप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पे 11 kV। बट ये 11 kV क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार हम यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। 11 kV उसने क्वेश्चन में बोला है, तो हम ये क्या मानेंगे, ये कौन सी वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। और हम जानते हैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लिखी जाएगी, टोटल सिंगल फेस वाली वोल्टेज। तो सिंगल फेस में कितनी वोल्टेज आएंगी, EP वोल्टेज अगर हम इसको बोलें तो कितनी आएगी VL/√3, तो ये हो जाएगा 11/√3 kV। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/√3। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इनसे जो भी E1 E2 की वैल्यू आएंगी वो किस फॉर्म में आएंगी, KV में, किलो वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पे किस में आ रही है, किलो वोल्ट में आ रही है। तो इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू आपके पास आएगी 3.46 kV, और E2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2.89 kV। तो इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने थे, सिंपल आपको मैथमेटिक्स और नेटवर्क को यूज़ करना था। बट पावर सिस्टम आने से क्या फ़ायदा हुआ, आप क्वेश्चन को समझ पाए इजीली। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके पास, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस वाले हैं, बस आपको एक पॉइंट पकड़ना है कि आपको उसे स्टार्ट कैसे करना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका आया था इंसुलेशन केबल के, जो आपका केबल होती है उस पावर केबल में कैपेसिटेंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये टॉपिक भी मैंने आपको थ्योरी में कराया है। जैसे आपका है 3 कोर 3 फेस 50 हर्ट्स। 3 कोर का मतलब क्या है, मैंने बताया था सिंगल कोर केबल होती है और मल्टी कोर। इसमें मल्टी कोर मतलब 3 कोर, यानी कि 3 अलग अलग कंडक्टर्स हैं, किसमें, सिंगल सीथ के अंदर। 3 फेस 50 हर्ट्स 11 kV। 11 kV का क्या रोल है, ये इसकी लाइन वोल्टेज है, हमेशा याद रखनी है। क्या वोल्टेज है, कुछ नहीं बोला है तो क्या है, लाइन वोल्टेज है। न्यूमेरिकल में आपको बोलेगा नहीं, आपको खुद को ही समझना है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, आपको फिगर दे दिया
फिगर आपको देखते ही समझ जाओगे इस फिगर को कि ये फिगर वही है जो आपने किस में बनाया था, नोट्स के अंदर बनाया है। देखिएगा ये फिगर क्या कहता है। ये आपकी सीट हो गई, तीन कंडक्टर इसके अंदर होंगे, एक होगा आपके पास आर, एक होगा आपके पास वाई, एक होगा बी। तीन में दो कैपेसिटेंस है जैसा आपके होते भी हैं एक्चुअल में, एक सीट कैपेसिटेंस है C2, इस तरह से इसका भी है, सेम होता है ये तो सबका C2, एक इसका हो गया C2। एक कैपेसिटेंस है जो इनका आपस में जो कैपेसिटेंस है केबल टू केबल, कंडक्टर टू कंडक्टर कैपेसिटेंस C1 C1 C1, इसको हमने सेल्फ कैपेसिटेंस भी बोला था। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में और क्या क्या दिया हुआ है इस फिगर के अलावा, C1 की वैल्यू आपको दी है 0.2 माइक्रोफेराडे, C2 दिया है 0.4 माइक्रोफेराडे। इसने पूछा क्या है हमसे, चार्जिंग करंट कितना होगा, चार्जिंग करंट। अब चार्जिंग करंट जो फ्लो करेगा फेस में फ्लो करेगा, तो हमें कुल मिलाकर क्या निकालना है, चार्जिंग करंट का मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था और नेटवर्क से भी आ जाता है, ओमेगा सी वी पी एच होता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ सी इक्वलेंट और वी पी एच, यही फॉर्मूला लिखवाया गया था आपको, याद कीजिए आप। तो चार्जिंग करंट के लिए आपको क्या निकाल, और एक फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जानते हो करंट होता भी क्या है, वी इंटू वी डिवाइडेड बाई जेड होता है। तो जेड यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा ओमेगा सी, आयोटा को हटा देते हैं तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ओमेगा सी वी, तो 2 पाई एफ इंटू सी इक्वलेंट इंटू वी फेस। अब वी फेस हमें दे दिया 11 है, बट लाइन है तो हम 11 बाई क्या कर देंगे, √3 कर देंगे। सी इक्वलेंट हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी उसने दी है कितनी 50 हर्ट्स। अब सी इक्वलेंट कैसे निकाला जाएगा, अगेन हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए अब सी इक्वलेंट के लिए मुझे वापस से डेरिवेशन कराने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था सी इक्वलेंट कभी भी निकालना हो तो सिंपल सा फंडा हम यूज़ करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, ये सारे सबको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस दिस एंड दिस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3C, और प्लस क्या हो जाएगा C2, ये डेरिवेशन भी हमने किया था। तो जो आपका सी इक्वलेंट आया था वो क्या आया था 3C1 प्लस C2। अगर आप भूल चुके हो तो अगेन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जाइए नोट्स देखिए और उसके अंदर एक बार फिर से इस चीज़ को टॉपिक को देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 इंटू C1 कितना दिया है 0.2, प्लस C2 कितना दिया है हमें 0.4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइक्रो फेराडे। अब ये तो आ गया आपके पास 1 माइक्रो फेराडे, ये आ गया आपके पास 1 माइक्रो फेराडे। 1 माइक्रो फेराडे के बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ चार्जिंग करंट हमें निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 1 इंटू माइक्रो फेराडे में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁶ इंटू 11/√3। अब ये किस में था, केवी में था, तो हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आपका हो जाता है करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चार्जिंग करंट था, बड़ा इजी फॉर्मूला था, बस आपको समझना था कि करना कैसे है। अब यहाँ पे सब कुछ तो आपको प्रिपेयर होके मिल ही गया, आपको अब कुछ एग्जाम में बैठकर आपको कुछ फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि आपको दोनों चीज़ याद है। चार्जिंग करंट के लिए क्या चाहिए, सी इक्वलेंट वी फेस। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपको याद है क्योंकि थ्योरी में कराया हुआ है। दूसरा आपको याद है कि जो सी इक्वलेंट आता है वो हमने निकाला था कैसे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करके, और देन हमने कैपेसिटर्स का क्या किया, कॉम्बिनेशन कर दिया। तो आपके पास क्या आया था 3C1 प्लस C2। दो इक्वेशन से इनको यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन है जो सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, जो आज का लास्ट न्यूमेरिकल है उसको हम चर्चा करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपका रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो अल्टरनेटिवली अगर हम अल्टरनेटिव ईयर की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके आते रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, ए डिस्ट्रीब्यूटर फीडर। क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी दिखेगा बट सॉल्व करने में बहुत ही इजी रहेगा। ए डिस्ट्रीब्यूटर फीडर ऑफ 1 किलोमीटर लेंथ हैविंग रेजिस्टेंस बट नेग्लिजिबल रिएक्टेंस। यानी कि 1 किलोमीटर की फीडर है जिसका ओनली क्या है, रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल हमें मानना ही नहीं है अब, रिएक्टेंस तो। आगे कह रहा है इज फेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, फेड फ्रॉम बोथ द एंड्स
बाई 400 वोल्ट 50 हर्ट्स balanced sources. Both voltage source S1 and S2 are in phase. ठीक है. the feeder supplies the feeder supplies concentrated loads of unity power factor. Feeder supplied concentrated loads of unity power factor as shown in the figure. ठीक है. the contribution of S1 and S2 in 100 ampere current supplied at location P respectively R. एक बार आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिखा है. अभी तक आप क्या समझ में आया? कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर फीडर है 1 किलोमीटर की, उसको दोनों एंड से सप्लाई दे रहे हैं हम. सप्लाई किससे दे रहे हैं? 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से. क्लियर? दो एंड से सप्लाई आ रही है. माइंड में फिगर बन चुका है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों सप्लाईज हैं वो क्या है? इन फेस हैं. द फीडर सप्लाईज कंसंट्रेटेड लोड्स ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर. अब ये फीडर से जो लोड कट हो रहे हैं, जैसे हमने देखा था, हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे ही तो बनाते हैं. ये आपके दोनों सोर्स हो गए. यहाँ पे क्या होते हैं? लोड होते हैं. उन लोड्स के बारे में गिवन है, सारे लोड्स गिवन है फिगर के अंदर की. एक 200 का है, एक 100 का है, एक अगेन 200 का है. उनमें से ये पूछ रहा है कि जो 100 एम्पियर वाला जो लोड है वो दोनों सोर्स से S1 से और S2 से कितना कितना करंट ले रहा है. बस हमें ये फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन बहुत इजी है. बस हमें एक पॉइंट तक पहुंचना है कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है. बस वो पॉइंट अगर आपको जैसे ही मिलेगा क्वेश्चन आपका हो जाएगा. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फिगर से. ये आपको फिगर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. दोनों सोर्स से हमने सप्लाई दी है. कितनी कितनी सप्लाई दी है? ये आपका सपोज S1 है, ये आपका है S2. सप्लाई कितनी है? 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज. अगेन यहाँ पर भी कितनी है? 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज. यहाँ पे जो कट हो रहा है, लोड कट हो रहे हैं कितने? 3 लोड हैं. कितने कितने हैं? 200 एम्पियर है, एक आपका है 100 एम्पियर और एक है आपका 200 एम्पियर. ठीक है. वो पूछ रहा है यहाँ से आने वाला करंट और यहाँ से आने वाला करंट कितना होगा, क्योंकि टोटल तभी क्लियर होगा कि S1 से कितना सप्लाई हो रहा है और S2 से कितना सप्लाई हो रहा है. एक चीज़ यहाँ पे क्या दिया है कि इसकी लेंथ आपको क्लियर है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो उसने डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं दिया. क्योंकि आपको पता है इस तरह का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप क्या निकाल लेते हो? करंट निकाल लेते हो. और आपको यहाँ तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है. मिनिमम वोल्टेज वाला कुछ पूछा नहीं है, तो आपको सिर्फ करंट निकालना है और यहाँ से आने वाला करंट देख लेना है और यहाँ पर कितना करंट आ रहा है वो देख लेना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये तो उल्टा और बिजी हो गया. इसमें मिनिमम वोल्टेज का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं. तो अब इसमें क्या किया जाएगा? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ पे इसने इस क्लियरली रेजिस्टेंस नहीं दिया है. यहाँ पे बताया इसने ये 400 मीटर है, ये आपका 200 मीटर है और ये आपका क्या है? ये भी अगेन 200 मीटर है और ये कितना है? ये भी 200 मीटर है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं? अगर रेजिस्टेंस नहीं पता तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के. क्योंकि और सब कांस्टेंट है. एरिया कांस्टेंट है क्रॉस सेक्शन का, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है. तो सब चीज़ें कांस्टेंट है तो हमें प्रॉब्लम नहीं लेनी है. हम सीधा सा क्या रिलेशन लेके चलेंगे? सिंपल कंसेप्ट है कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1000 ओम है. तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 मीटर का कितना होगा? 1 ओम होगा. 400 मीटर का क्या होगा? 400 ओम होगा. तो अब आपको डायरेक्टली लेंथ को एज ए रेजिस्टेंस पुट कर सकते हो. इस मेथड का ये फायदा है. बाकी एक तरीका क्या है कि आप ऐसे मान लीजिए 1000 का आर मान लीजिए, तो एक का क्या आएगा? आर बाई 1000. अगर आपको अब जितनी भी लेंथ का निकालना है, सपोज 400 का निकालना है, तो क्या बोलेंगे? आर बाई 1000 इंटू 400. तो इससे कितना आ जाएगा? बस 2/5 आर. ऐसे ही अगर आपको 200 का निकालना होगा तो आर बाई 1000 इंटू 200 करेंगे, तो इससे क्या आएगा? 2020 कैंसिल, ये हो गया 1/5 आर. तो इसमें आपको आर को लेकर के चलना पड़ेगा. देन आपकी इक्वेशन में से आर तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू आपका क्या होगा? इक्वेशन जो बनेगी उसमें इक्वल टू 0 होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. ठीक है. बट इस क्वेश्चन में फिर भी हम आर को लेकर के ही क्यों चलें जब इसका कोई फायदा ही नहीं है? हम सिंपली क्या करेंगे? इस वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे. आप इससे भी कर सकते हो, करके देख सकते हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे. यहाँ पे
देखिए अब आपको पता है कि ये वाला जो सोर्स था और ये वाला जो सोर्स था दोनों कितने पे थे, 400 वोल्ट पे थे, 50 हर्ट्ज पे थे। ये भी आपका 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे था। तो दोनों सोर्स में जब सेम वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी लॉस नहीं हुआ है, कोई भी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नहीं हुआ है। वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो क्या है, नहीं हुआ है। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि हम बेसिकली करते क्या थे, इक्वेशन ऐसे ही बनाते थे, वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू जितने भी ड्रॉप थे उनको लिख लेते थे। बट यहाँ पे हमने देखा इधर भी 400 है इधर भी 400 है, तो वी पी माइनस वी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये कंडीशन मैंने आपको रिंग टाइप में बताई थी, तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, जो मैंने आपको रिंग टाइप में बताया था सेम वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता चल चुका है कि इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं उसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में देखते हैं हम कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है। तीन लोड थे इस तरह के, तो एक था 200 एम्पियर, एक था 400, नहीं ओनली 100, और एक था आपके पास 200 एम्पियर। क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे करंट आई जा रहा है। अगर यहाँ आई जा रहा है तो यहाँ से कितना जा चुका है 200, तो यहाँ पे कितना जाएगा आई माइनस 200। यहाँ से कितना जा चुका है 100, तो यहाँ पे कितना जाएगा आई माइनस 300। और यहाँ पर कितना जाएगा फिर आई माइनस 500। ठीक है, करंट हम निकाल सकते हैं, यही करते थे। एक करंट को मान लिया, बाकी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया। अब इक्वेशन बना देनी है। इस करंट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस लेंथ के रेजिस्टेंस से। अब हमने ये तो नोट कर ही लिया है कि जितनी लेंथ है उतना ही हमने रेजिस्टेंस मान लिया, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 ओम। आर का सिस्टम ही खत्म हो गया, अब आर को लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या बनेगा, 400 मीटर है तो 400 इंटू आई। इसकी लेंथ कितनी दी है, ये है आपकी, ये भी 200 मीटर है, ये भी अगेन आपकी 200 मीटर है, और ये भी कितनी है आपकी 200 मीटर है। तो सारी लेंथ 200 मीटर है, तो क्या बनेगा, अगेन 200 ही मीटर है, 200 ही ओम हो जाएगा। तो आई माइनस 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन आई माइनस 300 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किससे, 200 से। प्लस आपका क्या आएगा आई माइनस 500, और मल्टीप्लाई किससे होगा, अगेन 200 से। इसको हमने किसके इक्वल कर दिया यहाँ पे, जीरो के। तो ये हो गया आपका अगेन जीरो। अब यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई की वैल्यू जो आएगी आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आएगी 200 एम्पियर। अब इसका क्या फ़ायदा है, इस आई की वैल्यू को यूज़ करते हैं हम, देखते हैं एक्चुअल में कितना करंट जा रहा है। तो आई माइनस 200 यानी कि ये करंट कितना जाएगा यहाँ पे, 0 एम्पियर। यहाँ पे कितना आएगा, आई की वैल्यू कितनी आई है 200, तो यहाँ पे क्या आएगा 200 एम्पियर। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना करंट आएगा, तो 200 माइनस 300, यानी कि एक्चुअल में करंट इधर ना जा करके किधर गया है, इधर आया है। कितना आया है, 100 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो डायरेक्शन आप मान करके चले हो उससे अपोजिट आंसर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपने डायरेक्शन गलत मानी है, तो आंसर क्या मान लेते हैं हम, उसके अपोजिट मान लेते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है। तो ये आपका 100 एम्पियर इधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जाएगा, हमने क्या माना है इधर की डायरेक्शन में, कितना माना है 200 माइनस 500 यानी कि 300। ये किस में आया है, माइनस 300 में आया है। तो एक्चुअल में डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई 300 एम्पियर। तो इस फिगर में मैं अगर कंप्लीटली देखूँ तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, इसको हम डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो हो गया आपका 200 एम्पियर, यहाँ से हो गया जीरो, यहाँ से कितना आ रहा है 100 एम्पियर, और यहाँ से कितना आ रहा है 300। अब आपको समझ में आ गया, 300 इधर से गया, 200 यहाँ चला गया, 200 यहाँ चला गया, इसलिए यहाँ पे 100 गया, और यहाँ से 200 आया, और यहाँ पे कितना 200 पूरा चला गया, तो यहाँ पे कितना आया, जीरो आया। सारी इक्वेशन बैलेंस हो रही हैं। तो इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या हुआ, हमने सब कुछ निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना था कि इस वाले लोड में कितना कितना शेयर आ रहा है S1 का और S2 का। तो S1 की वजह से तो कितना करंट आ रहा है, जीरो, और S2 की वजह से कितना करंट आ रहा है, इस लाइन में देखिए कितना आ रहा है, 100 एम्पियर आ रहा है ना। इस लाइन के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, जैसे समझिए यहाँ से जीरो आया है और यहाँ से कितना है 100। तो हम क्या लिखेंगे, S1 से कितना शेयर है, जीरो, S2 से कितना शेयर है 100 एम्पियर का। तो ये आपका जो ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, 0, 100 एम्पियर। कोई भी जो ऑप्शन रहा होगा वो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो भी सेगमेंट 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चंस ही क्यों कराए गए, क्योंकि कई बार जो डिफरेंट एग्जाम्स होती हैं, बार हुआ या फिर आपकी अदर पीएसयू एग्जाम हुई, ईएस की एग्जाम हुई, उनमें कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज तक चेंज नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चंस तो आपको एक बार आप, मैं करा रहा हूँ तब सुनोगे, एक बार खुद से करोगे प्रैक्टिस, तो आपको ये क्वेश्चंस तो अब आगे से याद ही रखने हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते ही आपको सोचना नहीं है कि क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन अब आप एक क्वेश्चन कर चुके हो ऐसा, तो आपको समझ जाना है कि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें आई की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है किसी लोड पे दोनों तरफ से कितना करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिनिश होता है आज सेगमेंट 1। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे सेगमेंट 2 और सेगमेंट
टू के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में बताए थे, तो वही हम वहाँ पे कवर करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, पर यूनिट सिस्टम क्या है, कोरोना लॉस क्या है, एच वी डी सी ट्रांसमिशन क्या है, लाइन का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में कैसे निकाला जाता है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।